लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ट्रम्प का नेचर क्या है। वो जोकर है या फिर एक जीनियस है। अमेरिका सोच रहा था कि ईरान में हमने हमला कर दिया, उनके सुप्रीम लीडर को हमने मार दिया अगर, तो ईरानी कुछ नहीं कर पाएंगे। पर अमेरिका भूल गया कि जब जिमी कार्टर थे तब भी अमेरिका ने यही कोशिश की थी, मगर ईरान तब भी झुका नहीं। ईरान वेनेजुएला नहीं है कि आप ओवरनाइट उस पर कंट्रोल कर लोगे। ईरान एक बहुत बड़ा पावर है और बहुत इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल सिचुएशन उसकी है। वो कंट्रोल चीजों को कर सकता है, ईरान ने वो दिखा दिया है। क्योंकि मैं तो एक आम आदमी को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। युद्ध कोई भी जीता कोई भी हारे, पर हमारी जेब पर उसका वजन पड़ा है और ये जारी रहेगा। ईरान हमारी फ्रेंड कंट्री हुआ करता था। आज हमने उसके बुरे वक्त में ढंग से संवेदनाएं भी व्यक्त नहीं की। उसके माइंडसेट उसका क्या रहेगा? जो अमेरिका हमेशा दावा करता है कि सीज फायर इसका मैंने कराया, इसका उसका मैंने कराया, उसका सीज फायर किसने कराया? पाकिस्तान जैसी जो कंट्री जो 1 साल 1.5 साल पहले तक अलग थलग पड़ चुकी थी। आज अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट एलाय है, इंडिया नहीं है। ईरान के लिए चाइना है इम्पॉर्टेंट, भारत नहीं है। रसिया के लिए ईरान है, इंडिया नहीं है। तो हमने हर जगह पर खोया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एक आम आदमी और यहाँ पर हम बात करेंगे हर उस मुद्दे की जिसका आपकी और मेरी लाइफ से कुछ ताल्लुक है। मतलब एक आम आदमी की लाइफ में अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ भी घटित हो रहा है, आपकी लाइफ से कोई भी सरोकार है, उस मुद्दे पर हम यहाँ पर बात करते हैं। और आज हमारे बीच में एक सीनियर जर्नलिस्ट और मेरे बड़े भाई अनिल तिवारी जी मौजूद हैं, जो हमारे आम लोगों की जो समस्याएं हैं, जो उनसे सरोकार रखने वाले मुद्दे हैं, उन पर वो प्रकाश डालेंगे, उस पर हमें विस्तार में बताएंगे। नमस्कार अनिल भैया। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, बहुत ठीक। तो अब डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। आपने टाइटल देख लिया, आपने थंबनेल देख लिया, टाइटल पढ़ लिया, आपको सब पता है किस बारे में बात हो रही है। तो हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। एक आम आदमी को समझ में ही नहीं आ रहा कि ट्रम्प है क्या। युद्ध जीत गए, हार गए, सीज फायर हो गए, कभी वो गालियाँ लिख रहे हैं ट्वीट पे, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ट्रम्प का नेचर क्या है। वो जोकर है या फिर एक जीनियस है? आप क्या बोलेंगे उस पर? देखिए, यहाँ पर ट्रम्प का पर्टिकुलर उनकी इमेज को लेकर कोई इशू नहीं है। यहाँ जो है वो अमेरिका के इंटरेस्ट की बात है। ट्रम्प इन्हीं मुद्दों पर चुनाव जीत के आए हैं और उन्हीं मुद्दे पे वो काम कर रहे हैं। उनका काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। बाइडेन का तरीका अलग था, इनका तरीका अलग हो सकता है, पर अल्टीमेटली जो पूरी गेम है वो अमेरिका के इंटरेस्ट की है। अमेरिका का जहाँ स्वार्थ सध रहा है वो काम अमेरिका का राष्ट्रपति करेगा, उसका तरीका चाहे जो भी हो। अच्छा। ट्रम्प अपने तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो प्यार की बात करते हैं, एक एस्केप रूट दे देते हैं, राइट, एक डेडलाइन देते हैं, फिर उसको बढ़ाते हैं, कम करते हैं, और अल्टीमेटली आज उन्होंने जाके किसी भी तरीके से सीज फायर हो गया। करेक्ट। तो ट्रम्प ने अपना जो लड़ाई शुरू की थी, जिसमें वो फंसते जा रहे थे, उसको आगे ले जाने का, यहाँ तक कि उन्होंने इंडिकेशन न्यूक्लियर ऑप्शन तक का दे दिया था इनडायरेक्टली। राइट। अब वहाँ से पीछे कैसे हटते? हाँ। तो अब वहाँ जाके सीज फायर अब जब घोषणा हो गई है, भले टेम्परेरी है, पर ये मैं इसको परमानेंट ही सीज फायर मान के चल रहा हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि ये अब कुछ नहीं होगा? इसके आगे कुछ होने की जैसा रह नहीं गया है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को का जो वजन है वो नाप लिया है। हाँ। अमेरिका सोच रहा था कि ईरान में हमने हमला कर दिया, उनके सुप्रीम लीडर को हमने मार दिया अगर, तो ईरानी कुछ नहीं कर पाएंगे। पर अमेरिका भूल गया कि जब जिमी कार्टर थे तब भी अमेरिका ने यही कोशिश की थी, पर ईरान तब भी झुका नहीं था। तो आज उसको पता चल गया, अमेरिका को, इजराइल को, पूरी दुनिया को पता चल गया कि ईरान के साथ में इतने आसानी से आप टैकल नहीं कर सकते। राइट। ईरान वेनेजुएला नहीं है हाँ। कि आप ओवरनाइट उस पर कंट्रोल कर लोगे। करेक्ट। ईरान एक बहुत बड़ा पावर है और बहुत इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल सिचुएशन उसकी है। वो कंट्रोल चीज़ों को कर सकता है, ईरान ने वो दिखा दिया है। करेक्ट। तो यहाँ से ट्रम्प को भी पीछे आने की ज़रूरत महसूस हो रही थी और उनको रास्ता चाहिए था। अब अपना अपर हैंड रख कर वो कैसे कर सकते थे, वो हो गया। राइट। लेकिन पब्लिक में तो फिर भी यही इमेज है ना कि ट्रम्प झुक गए, या उन्होंने, जैसे आप भी बात कर रहे हो कि उनको एस्केप रूट चाहिए था। देखिए, अब ये लड़ाई क्यों शुरू हुई थी? लड़ाई शुरू हुई थी
उसका सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, यूरेनियम को एनरिच कर रहा है, 60% तक कर लिया है, 90% अगर हो गया तो वो बना लेगा। तो क्या वो हासिल हुआ? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद हुआ? ईरान ने क्लियर कर दिया कि हमारा न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम जारी रहेगा। ईरान उल्टे नेगोशिएबल कंडीशन में आ गया है। जो ईरान एक समय अलग थलग पड़ चुका था, वो ईरान आज फिर से इम्पोर्टेंस गेन कर चुका है। तो ट्रंप ने हासिल किया क्या उनका गोल? नहीं हासिल किया। इसका अर्थ यही है कि ट्रंप ने अभी तक इस लड़ाई से कुछ भी उपलब्धि हासिल नहीं की है, ना इजराइल ने की है। दोनों का अगर आप देखेंगे, मूल्यांकन करेंगे तो दोनों का, इजराइल का और अमेरिका का नुकसान ही हुआ है। ईरान ने गेन किया है। अच्छा, ईरान का सुप्रीम लीडर ईरान ने भले खो दिया होगा, पर ईरान ने पूरी दुनिया में, एक तो अमेरिका को मैं चैलेंज कर सकता हूं, अमेरिका और इजराइल की वेपनरी जो सिस्टम है वो मेरे सामने नहीं टिकेगी, ये साबित कर दिया है। और अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। भले 2 सप्ताह का सीज फायर हो गया है, पर ईरान ने कहीं पर भी बैकस्टेप नहीं किया, पीछे नहीं हटा। इसका अर्थ ये हुआ कि अमेरिका ने पैसा भी खराब किया, अपनी इज्जत को भी दांव पे लगाया। इजराइल में तो तहस नहस कर दिया है ईरानी मिसाइलों ने। ये दोनों ने नुकसान उठाया है। ईरान ने नुकसान उठाया, पर ईरान ने अपना बार्गेनिंग पावर बना लिया है। करेक्ट, फिर से जो लग रहा था कि एक दिन में तो खत्म हो जाएगा, मतलब पहले दिन ही सारे सुप्रीम लीडर सारे, तो वो फिर से गेन कर लिया। तो अगर ये देखा जाए आज तक का, अगर इसको लड़ाई का फेज 1 देखें तो फेज 1 में ईरान अपर साइड में है, अपर हैंड है। करेक्ट। तो आप कह रहे हैं कि अमेरिका हार गया, या आपके पर्सपेक्टिव से कौन हारा कौन जीता? अभी चूंकि लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये इसको एक सीज फायर है, इसलिए ये कहना गलत होगा कि कौन जीत गया कौन हार गया। पर अमेरिका ने अब तक कुछ हासिल नहीं किया, ये तय मतलब है। जो नुकसान ही हुआ है उनका, उसका नुकसान ही हुआ है। और जो उनके मुद्दे थे, उन मुद्दों पर कोई क्लियरिटी नहीं आई है। ईरान अपना सब कुछ जारी रखेगा। इवन ईरान ने नई शर्तें जोड़ दी है कि हॉर्मुज का जो खाड़ी है उस पर मेरा मैनेजमेंट, मेरा कंट्रोल रहेगा। अच्छा, मैं उसको मैनेज करूंगा। उसका अर्थ आप समझ रहे हैं, वहां से दुनिया का 20% ऑयल निकलता है, और वो जो संकरा सा रास्ता है उस पे ईरान या ओमान, ये दोनों का ही कंट्रोल होगा। राइट। और ईरान चाहता है कि वो जिस तरह से पनामा कैनाल है और स्वीज नहर है, वहां पर जिस तरह से चुंगी वसूली जाती है, टोल लिया जाता है, ईरान उस दिशा में आगे बढ़ गया। आपने ईरान को वो ऑप्शन दे दिया इस लड़ाई से। मतलब इस हिसाब से तो उनका एक रेवेन्यू सोर्स चालू हो गया। उनका रेवेन्यू सोर्स चालू हो गया, पर उसका वो रेवेन्यू की अदायगी कौन करेगा? पूरी दुनिया। करेक्ट। तो उसका आपके मेरे जीवन पे जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, आप उसको सिर्फ तेल, डीजल, ऑयल, गैस इससे जोड़ के मत देखिए। जितने भी बाय प्रोडक्ट हैं पेट्रोलियम के, वो सभी पर असर पड़ेगा। सड़कों का तारकोल महंगा हो जाएगा, हर चीज महंगी हो जाएगी, कपड़े महंगे बनना हो जाएगा महंगा। राइट। तो जितने भी उसके बाय प्रोडक्ट हैं सब पर असर पड़ेगा। और सिर्फ बाय प्रोडक्ट क्या, उनके थ्रू जो चीजें बन रही हैं, एंड प्रोडक्ट जो आ रहा है वो सभी पर उसका असर पड़ने वाला है। राइट। तो वो आपको और इस युद्ध की जो अदायगी है वो आपको और मुझे और पब्लिक को अपनी जेब से करनी है। तो मतलब युद्ध कोई भी जीता हो कोई भी हारा हो, आम आदमी तो हारा ही है। युद्ध कोई भी जीता कोई भी हारे, पर हमारी जेब पर उसका वजन पड़ा है और ये जारी रहेगा। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि एक बार जो अपर डायरेक्शन में जाने के बाद कीमतें नीचे आएंगी, क्योंकि अब वो बेंचमार्क हो गया। करेक्ट। वो सेट हो गया। थोड़ा सा नीचे आएगा अभी तो भी पहले से तो ऊपर ही। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज पहले ही स्मार्ट हो गई है। वो जैसे ही रेट गिरता है क्रूड का, वो अपना प्रोडक्शन कम कर देती हैं। तो ये अब आपको जो इसका जो आफ्टर इफेक्ट है ये बरसों तक चलेगा। दूसरा, इस लड़ाई में जो सबसे इम्पोर्टेंट था, जो ऑयल प्रोडक्शन जितने भी इनके जोन थे, जैसे खर्ग आइलैंड और वहाँ पर इजराइल में हर जगह पर वो डैमेज हो गए, उनको रिस्टोर होने में कितना समय लगेगा, उस पर जो खर्च आएगा वो कहाँ से निकलेगा? वो निकलेगा तो ऑयल प्रोडक्शन से ही। और उसको जो खरीदेगा, जो बायर होगा, उसकी कीमत अदा करेगा। सो अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो अब हमारी जेब पे असर पड़ने वाला है, महंगाई बहुत बढ़ने वाली है। अगर एज एन कंट्री मैं देखूँ कि इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, तो मतलब ये आप बोल रहे हो कि ये पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड के लोगों की जेब पे
भारी पड़ने वाला है या इंडिया को कुछ और ज़्यादा पड़ने वाला है? इंडिया की डिपेंडेंसी ज़्यादा थी तो। अब इस लड़ाई के बाद में एक चीज़ जो है वो बहुत ही एक जिसको कहते हैं कि जिस पर क्वेश्चन मार्क लग गया है कि इंडिया के संबंध रूस से कभी अच्छे हुआ करते थे। अच्छा। आज हमारे संबंध रूस से ठीक, चलिए खराब नहीं मानते हैं, पर उस स्तर के नहीं रह गए। राइट। ईरान हमारी फ्रेंड कंट्री हुआ करता था। आज हमने उसके बुरे वक्त में ढंग से संवेदनाएं भी व्यक्त नहीं की। करेक्ट। तो उसके माइंडसेट उसका क्या रहेगा? आज पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी था उसने सीज फायर कराने में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। जो अमेरिका हमेशा दावा करता है कि सीज फायर इसका मैंने कराया, इसका उसका मैंने कराया, उसका सीज फायर किसने कराया? पाकिस्तान जैसी जो कंट्री जो 1 साल 1.5 साल पहले तक अलग थलग पड़ चुकी थी। करेक्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो इम्पोर्टेंस और उसने अपनी क्रिएट की है वो इसके बाद उसने और मजबूत कर लिया। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आज अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट एलाय है, इंडिया नहीं है। इंडिया नहीं है। ईरान के लिए चाइना है इम्पॉर्टेंट, भारत नहीं है। रसिया के लिए ईरान है, इंडिया नहीं है। तो हमने हर जगह पर खोया है। हमने ये एक छवि बनाई कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो इजराइल यात्रा की तो एक मैसेज गया कि हम अमेरिका और इजराइल के साथ हैं। करेक्ट। और एग्जैक्टली मेरे ख्याल से एक दिन पहले ही वो लौटे थे। हाँ, तो उसका असर तो आपको पड़ेगा ही ना। करेक्ट। अब करेक्ट। एक कहावत है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। अब आपके ईरान और रशिया से कितने भी संबंध होंगे, गांठ तो पड़ी गई ना। हाँ, सही बात है। रूस हमको सस्ते में ऑयल दे रहा था, हमने नहीं लिया। वो हमको छूट दे रहा था $4 से $5 की। राइट। इस समय जब युद्ध चल रहा था और अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल आने के बाद हमने जब रशिया से ऑयल खरीदा तो उसने वो छूट खत्म कर दी, ऊपर से प्रीमियम भी लागू कर दिया। करेक्ट। प्रीमियम में तो ये क्या मैसेज दे रहा है? खत्म हो गया। ये क्या मैसेज दे रहा है? ये क्या मैसेज है आपके लिए? यही मैसेज है कि अब आप फ्रेंड की कैटेगरी में नहीं है, अब आप एक कस्टमर है और मार्केट के जो नियम होंगे वो आप पे लागू होंगे। मतलब जो एडवांटेज मिलते थे वो खत्म हो गए। मार्केट तो अपर साइड ही जाने वाला है क्रूड का। राइट। तो अब ऐसी स्थिति में अब जो होना था वो तो हो ही गया। अब आम आदमी को क्या करना चाहिए अगर हम सम अप करें इस पॉडकास्ट को, क्योंकि मैं तो एक आम आदमी को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप मेरे बड़े भाई की हैसियत से या एक एक्सपर्ट की हैसियत से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब मेरे जैसे मिडिल क्लास आम आदमी को क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो बिल्कुल अभी सोच के न चला जाए कि लड़ाई खत्म हो गई है या हो जाएगी। अच्छा। और सब कुछ जो महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ सेटल हो जाएगा या सब कुछ नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा, वो तो होने की संभावनाएं काफ़ी कम है। मैं इसको नकार नहीं रहा हूँ संभावना को। सरकार अगर चाहेगी और सरकार का विल पावर होगा और सिचुएशन उसके अनुरूप सब बनेगी तो हो सकता है, उसकी सिरे से इसको खारिज नहीं किया जा सकता, पर उसकी संभावनाएं काफ़ी कम है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा? आम इंसान कर क्या सकता है? उसके हाथ में जो चीज़ें हैं उसको आज जो है आगे की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कदम उठाने पड़ेंगे। करेक्ट। यही समझ के चलें कि हम अल्टरनेट चीज़ें क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। किस चीज़ पर जा सकते हैं। आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जितनी निर्भरता कम कर सकते हैं वो आपके हित में है। आप सोलार की दिशा में जा सकते हैं जहाँ अवेलेबल है। दूसरे जो भी संसाधन हैं उनको आप एक बार अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हैं। पर ये सोच के चलना कि चीज़ें फिर से नीचे आ जाएंगी, इसकी संभावनाएं अब काफ़ी कम है, क्योंकि अब ना ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री प्रोडक्शन बढ़ाएंगी और न ही वो चीज़ें आपको उस तरह से देंगी कि ये मेरी फ्रेंड कंट्री है, इसको मैं कंसेशनल रेट पर दूँ। तो ये दोनों तरफ से हमारी सिचुएशन जो है वो डिफ़िकल्ट है। तो ऐसे समय में जैसे कहा जाता है कि संक्रमण काल में अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए, वही आपका जो है आपको एक सही दिशा में और सही एंड पर ले जा सकती है। करेक्ट। चलिए अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने, क्योंकि आज ही सीज फायर हुआ है तो हमने कहा आज ही बात कर लेते हैं इस मुद्दे पे। तो आम आदमियों के लिए जो भी इन्होंने सुझाव दिए मुझे लगता है वो सब आप अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए
और वेट एंड वॉच के अलावा हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है। तो देखते हैं पॉलिसीज़ कहाँ जाती है, युद्ध कहाँ जाता है। नमस्कार।